साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HSSC थिंक टैंक पे। साथियों, आप सभी को पता है हमने जनरल साइंस की एक T20 सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज इस सीरीज की दूसरी वीडियो हम अपलोड करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम फिजिक्स के जो 20 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम डिस्कस करेंगे। चलो ज़्यादा समय ना लगाते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 पर चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 1.3 सेकंड, बी 12.5 सेकंड, सी 1 मिनट, डी 25 सेकंड। तो इस प्रश्न का जो उत्तर रहने वाला है साथियों वो है 12.5 सेकंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सबसे पहले बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ऑप्शन ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी कोपरनिकस, डी टोल्मी। आपको पता है कि जो ग्रहों के गति के नियम लगा लो या फिर जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये किसने बताया था? कोपरनिकस ने ये सबसे पहले हमें बताया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, पल्सर क्या होते हैं? यहाँ पल्सर बाइक की बात नहीं की गई है साथियों। यहाँ पूछा है पल्सर क्या होता है। पल्सर एक किस्म का एक तारा होता है। अगर ऑप्शन की तरफ देखें हम तो ऑप्शन ए है पृथ्वी की ओर आ रहे तारे, बी पृथ्वी से दूर जा रहे तारे, सी तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे, डी उच्च तापमान वाले तारे। तो पल्सर क्या होता है? पल्सर जो है तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 में निम्न में से किसका घनत्व सबसे कम है? यहाँ काम लिख दिया गया है, ये सबसे कम है। ऑप्शन है स्वच्छ जल, बी पेट्रोल, सी मरकरी, डी नमकीन जल। तो इन चारों ऑप्शनों के अकॉर्डिंग हमें बताना है। तो इन चारों के अकॉर्डिंग जो पेट्रोल है इसका घनत्व जो रहने वाला है डेंसिटी वो सबसे कम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? ऑप्शन ए सूर्य, बी ध्रुव, सी अल्फा सेंचुरी, डी सप्तऋषि। यहाँ पर ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है क्योंकि सूर्य भी एक तारा है, स्टार की कैटेगरी में आता है सूर्य। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए सूर्य। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, पवन की गति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए हाइग्रामीटर, बी बैरोमीटर, सी एनीमोमीटर, डी हाइड्रोमीटर। तो हम इसके चारों ऑप्शन डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि चारों ऑप्शन ही बहुत ही लाजवाब दिए गए हैं इसमें। ऑप्शन ए जो है हाइग्रोमीटर, इससे क्या मापा जाता है? इससे आर्द्रता मापी जाती है, यानी ह्यूमिडिटी इससे मापी जाती है, आर्द्रता। जो ऑप्शन बी दिया गया है बैरोमीटर, ये दाब मापने के काम आता है, वायुमंडल का जो दाब रहता है उसको मापने के लिए काम आता है। सी ऑप्शन दिया हुआ है एनीमोमीटर, इसका प्रयोग पवन की गति मापने में किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर तो सी रहने वाला है। चौथे जो ऑप्शन है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। हाइड्रोमीटर, ये क्या काम आता है? अपेक्षित घनत्व मापने के लिए काम आता है, अपेक्षित घनत्व। अपेक्षित घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है क्या कहता है? सूर्य की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? ऑप्शन ए वर्णमंडल, बी फोटोस्फीयर, सी कोरोना, डी स्थलमंडल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सी कोरोना। कोरोना जो होती है वो पृथ्वी की जो सबसे बाहरी परत होती है, सूर्य की जो सबसे बाहरी परत होती है उसको कोरोना का नाम दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन का कारण क्या है? ऑप्शन ए है अणुओं के बीच का बल जिसे हम कोहेसिव फोर्स के नाम से जानते हैं, बी है बाहरी बल, बाहर से लगने वाला कोई भी बल, सी है चिपकने वाला बल यानी कि एडहेसिव फोर्स, डी है इनमें से कोई भी नहीं। ऑप्शन के बारे में डिस्कस करते हैं साथियों। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? किसी भी वस्तु के जो पार्टिकल होते हैं, जिन पार्टिकल से मिलकर वो वस्तु बनी होती है, तो उनके बीच में कितनी बॉन्डिंग है, उनके बीच में कितना बॉन्डिंग फोर्स लगा हुआ है, तो वो होता है कोहेसिव फोर्स। ये अणुओं के सेम अणुओं के बीच का जो बल रहता है, फोर्स रहता है, उसको कोहेसिव फोर्स का नाम दिया जाता है। जबकि जो ऑप्शन सी है चिपकने वाला बल या एडहेसिव फोर्स बताते हैं, इसमें क्या होता है? एडहेसिव फोर्स वो होता है किसी वस्तु के जो पार्टिकल है, अणु है, उनका किसी दूसरी वस्तु के साथ में जो बॉन्ड रहेगा, जो चिपकाव रहेगा या जो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स रहेगा उनके बीच में, तो उनको एडहेसिव फोर्स का नाम दिया जाता है। जैसे जो फेविक्विक होती है, फेविकोल होता है, जो भी गम होते हैं, ये सब इनमें क्या होता है? इनमें एडहेसिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि उस लिक्विड के जो पार्टिकल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दूसरों के साथ में होता है, दूसरे जो किसी अन्य मतलब ऑब्जेक्ट के जो
एटम रहते हैं उनके बीच का जो बॉन्ड रहता है वो एडहेसिव फोर्स के द्वारा डिनोट किया जाता है, या एडहेसिव फोर्स उस बल को कहा जाता है। तो यहाँ पूछा गया है पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन का क्या कारण है। तो सरफेस टेंशन का जो कारण है वो है कोहेसिव फोर्स, यानी कि उस पार्टिकल के बीच का बल, यानी अणुओं के जो बीच का बल है वो कोहेसिव फोर्स है, और कोहेसिव फोर्स ही सरफेस टेंशन का मुख्य कारण है। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है यहाँ पर, पृथ्वी का प्लायन वेग कितना है। प्लायन वेग यानी कि एस्केप वेलोसिटी की यहाँ पर बात की गई है। थोड़ा सा इंग्लिश में भी अपने माइंड में रखा करो। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी के बारे में अगर बात करें, क्या होती है एस्केप वेलोसिटी। मान लो कोई ऑब्जेक्ट हम उठाते हैं, मान लो एक पत्थर या गेंद ही लगा लो, गेंद हमने उठाई और उसको इस गति से फेंकना है कि वो दोबारा से पृथ्वी के वायुमंडल में वापस ना आ सके। तो उस जो वेलोसिटी होती है, वो जो वेग होता है, जिस वेग पे हम उस ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं कि वो दोबारा से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश ना कर सके, जो पृथ्वी का कक्ष है उसको छोड़ के बाहर चला जाए, अंतरिक्ष में चला जाए, तो उस वेलोसिटी को या उस वेग को कहें तो वो एस्केप वेलोसिटी कहलाता है। तो यहाँ पर हमें पृथ्वी का प्लायन वेग बताना है कितना होता है। तो यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी 11.2 मीटर पर सेकंड। देखो यहाँ पर पजल करने के लिए किलोमीटर और मीटर है जो यूनिट है उनको चेंज किया गया है, और न्यूमेरिकल फॉर्म बिल्कुल सेम है। तो माइंड को थोड़ा अलर्ट रख के बिल्कुल ध्यान से ऑप्शन को चूज करना है आप लोगों को। ऑप्शन सी दिया गया 20 किलोमीटर पर हावर, यहाँ पे भी देखो यूनिट चेंज कर दिया इसने, टाइम की यूनिट को बढ़ा दिया है। ऑप्शन डी दिया है 10.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन ए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय की जाए किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा, तो वो एस्केप वेलोसिटी को अचीव कर लेगा और पृथ्वी के वायुमंडल में दोबारा से प्रवेश नहीं करेगा, उसकी कक्षा को छोड़ के बाहर चला जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो ग्रेविटी का मान बताना है, उस पर क्या इफेक्ट आने वाला है। ग्रेविटी क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड होती है ग्रेविटी के वैल्यू की बात करें हम। लेकिन हमें यहाँ बताना है कि जब हम इक्वेटर से, मान लो ये पृथ्वी है, ये हो गया पृथ्वी का इक्वेटर, ये यहाँ पे हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। एनपी से नॉर्थ पोल को डिनोट करते हैं, साउथ पोल को एसपी से डिनोट करते हैं, और ये बीच वाली जो लाइन दिख रही है इसको इक्वेटर या भूमध्य रेखा बोला जाता है। अगर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं यानी नॉर्थ पोल की तरफ हम जा रहे हैं तो ग्रेविटी का मान पे क्या इफेक्ट आने वाला है, तो ग्रेविटी का मान जो है वो बढ़ेगा। अगर इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं तो ग्रेविटी का मान बढ़ता है। अगर इसका रिवर्स कर दिया जाए यानी कि नॉर्थ पोल से इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं तो मान क्या होगा, घटेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इक्वेटर से पोल की तरफ जाया जा रहा है या पोल से इक्वेटर की तरफ में आया जा रहा है। दोनों पोल के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो सेम ही रहेगा ग्रेविटी का मान, मतलब कि अगर नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो भी बढ़ेगा या साउथ पोल की तरफ भी जाएंगे तो भी बढ़ेगा। ये नहीं है कि केवल नॉर्थ पोल की तरफ बताया है तो नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तभी बढ़ेगा, साउथ पोल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ये गलत है। जब साउथ पोल की तरफ आएंगे तब भी ग्रेविटी का मान नॉर्थ पोल की तरह बढ़ता जाएगा, या साउथ पोल से जो भूमध्य रेखा या इक्वेटर हम कहें, साउथ पोल से इक्वेटर की तरफ आएंगे तो भी ग्रेविटी का मान घटेगा। यानी हम ध्रुवों पे यहाँ पर दोनों ध्रुवों की बात कर रहे हैं, साउथ पोल भी और नॉर्थ पोल भी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हाइग्रोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है। अभी पीछे भी क्वेश्चन आया था, उसके ऑप्शन में था, हमने वहाँ बताया था, अगर ध्यान है तो आप आंसर देने की कोशिश करें, नहीं तो हम बताते हैं। ऑप्शन दिए हैं सापेक्ष आर्द्रता, बी है दुग्ध की शुद्धता, सी है उष्मा, डी है तापमान। आप सभी को पता है हाइग्रोमीटर, अभी कुछ देर पहले भी डिस्कस किया था, जो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है वो सापेक्षिक आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापने में किया जाता है। और बात करते हैं ऑप्शन 2 जो बी है दुग्ध की शुद्धता किस में मापी जाती है, लैक्टोमीटर में मापी जाती है। और उष्मा और तापमान को केल्विन में मापा जाता है, जबकि उष्मा को जूल में मापा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था सापेक्ष आर्द्रता, जिसे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, जड़त्व का सिद्धांत न्यूटन का कौन सा नियम बताता है। कल वाली वीडियो थी जो उसमें भी एक क्वेश्चन था, उसके ऑप्शन में हमने जड़त्व का सिद्धांत के बारे में डिस्कस किया था। ऑप्शन ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय, डी है नोटा, यानी नन ऑफ दी अबो, ऊपर वाले में से कोई भी नहीं। तो आपको पता है कि जड़त्व का सिद्धांत है जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, जड़त्व से संबंधित सिद्धांत का जिक्र न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में किया था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहने वाला है वो है प्रथम नियम। न्यूटन ने कितने लॉ दिए थे,
जो न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, तीनों के बारे में हमने जो साइंस की सेकंड वीडियो थी, थर्ड वीडियो थी, उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, एग्जाम्पल के साथ में न्यूमेरिकल भी किए थे। अगर किसी को इसके बारे में डिटेल से स्टडी करनी है न्यूटन के लॉ के बारे में, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, फिजिक्स वाला जो सेक्शन है उसमें आपको इससे संबंधित वीडियो मिल जाएगी। और जो वीडियो है, वीडियो को देख के उनको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलो। हमारी वीडियो बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, बहुत सारा कंटेंट इधर उधर से हम कलेक्ट करते हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट होता है वो कंटेंट रहता है हमारी वीडियो में। तो अगर आप शेयर करोगे हमें भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी और हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। चलो अभी ज़्यादा समय नहीं लगाते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, दूध को बिलौने पर उसमें से मलाई किस बल के कारण अलग होती है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल, बी अपकेंद्रीय बल जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी नाम दिया जाता है, सी है अभिकेंद्रीय बल जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से भी जाना जाता है, और डी है घर्षण बल जिसे फ्रिक्शन फोर्स भी बोला जाता है। तो जब दूध को बिलोते हैं रई की मदद से, जो एक घूमने वाला यंत्र होता है, हरियाणा में तो उसे रई बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज में पता नहीं क्या बोलते हैं उसे, तो जो यंत्र होता है वो घूमता है और उससे क्या होगा, जो दूध में से मलाई होती है या मक्खन बोले हम, तो वो क्या होगा, वो साइड में किनारों पे उसके चिपक जाता है। तो वो किस फोर्स के कारण होता है? तो इसका आंसर रहने वाला है अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके बारे में भी हमने अपनी वीडियो में जो फिजिक्स वाला सेक्शन है उसमें बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। इसके न्यूमेरिकल के बारे में भी बहुत अच्छे से बताया गया है, 5-7 न्यूमेरिकल भी किए हुए हैं उसमें, तो आप देख सकते हैं उसे। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, किस कारण वर्षा की बूंदें गोलीय आकार में होती है या गोले के आकार में होती है, राउंड शेप में होती है? ऑप्शन ए दिया है गुरुत्व, ऑप्शन बी है पृष्ठ तनाव, सी है घर्षण बल, डी है केशिक तव। केशिक तव जो होता है इसको बोला जाता है कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन। घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स, पृष्ठ तनाव यानी कि सरफेस टेंशन, गुरुत्व यानी कि ग्रेविटी। तो जो वर्षा की बूंदों का गोलाकार होना किसकी वजह से होता है? तो इसका आंसर जो रहने वाला है वो है सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंदों का जो आकार होता है वो गोलाकार होता है या गोलीय होता है। और सरफेस टेंशन किसके कारण होता है वो हमने अभी पढ़ा था, कोहेसिव फोर्स के कारण होता है, या अणुओं के बीच का जो आंतरिक बल रहता है उसके कारण जो सरफेस टेंशन का फिनोमिना बनता है, या पृष्ठ तनाव का जो सिद्धांत बनता है वो अणुओं के बीच के बल के कारण बनता है, जिसे कोहेसिव फोर्स का नाम दिया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है? ऑप्शन ए दिया गया है बलागुण जिसे टॉर्क का नाम दिया जाता है, ऑप्शन बी है केशिक तव कैपिलरी एक्शन, सी है पृष्ठ तनाव, डी है घर्षण। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर है वो होगा कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन के कारण क्या है, जो नीचे लिक्विड रहता है, मतलब फ्यूल रहता है, तेल जो होता है, मिट्टी का तेल हो सकता है या फिर सरसों का तेल हो सकता है, या कोई भी ऑयल ऐसा जो जिसका उपयोग जलाकर प्रकाश या उष्मा के लिए किया जा सकता है वो हो सकता है। तो उसमें क्या करेंगे, एक कोई कॉटन की रस्सी लगा लो या फिर बात लगा लो, वो डाल देंगे और बात को ऊपर से जला देंगे। तो क्या होगा, वो धीरे धीरे जो उसका बर्तन में जितना भी ऑयल रखा हुआ है वो क्या होगा, उस बत्ती की सहायता से फ्लेम जो लगी हुई है वहाँ तक पहुँच जाएगा, और जो वो कंटिन्यू जब तक तेल खत्म नहीं होता तब तक जलता जाएगा। तो ये जो एक्शन होता है, ये जो कार्य होता है, ये किसके कारण होता है? ये कैपिलरी एक्शन के कारण होता है, जिसे हम केशिक तव कहते हैं। ये लालटेन या लैंप की बत्ती से तेल किस कारण ऊपर चढ़ता है? तो इस फिनोमिना का जो आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी यानी कि कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन के कारण ये संभव हो पाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह, ऑप्शन ए बुध, बी पृथ्वी, सी शुक्र, डी मंगल। इस क्वेश्चन को के आंसर को याद करने की एक आसान सी ट्रिक है। मान लो ये सूर्य है, आप सभी को पता है सूर्य बहुत ज़्यादा मात्रा में उष्मा की विकिरणों को उत्सर्जित करता है, तो जो सबसे निकटतम ग्रह वो है, इसका आंसर है बुध। इसको याद करने के लिए आप ट्रिक याद रखो एक, कि भाई तो बुद्धू है क्या जो सूर्य के यानी इतनी गर्म चीज़ के पास में बैठा है। तो सबसे जो निकटतम तारा है, निकटतम ग्रह है सूर्य के पास में, वो है बुध। यानी आपको इसको कैसे याद करना है कि यार तो बुद्धू है कि इतनी गर्म चीज़ के द्वारा बैठा है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, सूर्य के सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? चलो भाई, इससे पहले पढ़ा था 16वें क्वेश्चन में सबसे नज़दीक कौन सा है, जिसका आंसर था बुध। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो है 17वां,
इसमें क्या पूछा गया, सूर्य के सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है, सबसे दूर वाला ग्रह कौन सा है सूर्य से। ऑप्शन ए मंगल, बुध, बी है बुध, सी है वरुण, डी है शुक्र। तो जो सूर्य से सबसे दूर जो ग्रह है वो है वरुण। ये बहुत सियाना है बंदा जो सूर्य से दूर बैठा है, क्योंकि इसको पता है कि सूर्य से बहुत अधिक मात्रा में उष्मा उत्सर्जित होती है, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी उसके पास में लगती है। बुध ही होता है जो इसके पास में बैठता है, और जो ये वरुण है ये ग्रह बहुत समझदार है, इसलिए ये इससे बहुत दूर जाके बैठा है। करते हैं अगले क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन नंबर 18, दाब यानी प्रेशर का एसआई मात्रक क्या है। प्रेशर की एसआई यूनिट बताने यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी पास्कल। जो प्रेशर की जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट की अगर बात करें हम तो वो है पास्कल। बढ़ते हैं, यहाँ पर ऑप्शन डी दिया हुआ है, कल वाले वीडियो में भी आया था कैंडेला। कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट है, मीटर डिस्टेंस की है। और कौन दो टाइप के होते हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल की क्या रहती है, रेडियन, जबकि जो सॉलिड एंगल होता है उसकी क्या रहती है, स्टेरेडियन रहती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, वायुमंडल दाब किस में मापा जाता है। अरे भाई ये तो 2 बार 3 बार रिपीट हो लिया है, ऑप्शन इनको तो आप याद कर ही चुके होंगे। ऑप्शन ए है बैरोमीटर, बी है हाइग्रोमीटर, सी है हाइड्रोमीटर, डी है एनीमोमीटर। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर से दाब मापा जाता है वायुमंडल का। हाइग्रोमीटर का आपको पता है ह्यूमिडिटी को मापने के काम आता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से मापी जाती है, यानी अपेक्षित जो सापेक्ष आर्द्रता जो रहती है वो मापी जाती है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, घनत्व मापा जाता है किसी लिक्विड का। और ऑप्शन डी है जो एनीमोमीटर, इसके पवन की जो गति होती है उसे उसको मापने का उपकरण है एनीमोमीटर। ये क्वेश्चन आ भी चुका है अपने इस वीडियो में पहले। बढ़ते हैं वीडियो के सबसे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, सूर्य एक है, ऑप्शन ए ग्रह, बी तारा, सी उल्का, डी उपग्रह। तो सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है जो बहुत अधिक मात्रा में गर्म है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। हमारे वीडियो को सपोर्ट करें, आपका सपोर्ट ही हमारे मोटिवेशन का मेन रीज़न है। अगर आप हमें सपोर्ट करोगे तो हम और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएंगे और अच्छा कंटेंट डालने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तो धन्यवाद।